हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10, जिसमें हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना एवं संगठन के बारे में। प्रीवियस जो यूनिट्स हुई हैं वो हमने एक एक दिन में दो यूनिट्स खत्म करी हैं, क्योंकि यूनिट्स थी काफ़ी छोटी। ये यूनिट इसी के बीच में आ गई है थोड़ी सी लेंथ के साथ, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़िया यूनिट है, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी योग के बारे में, व्यायाम के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में और इनके कुछ प्लानिंग्स वगैरह के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स का। ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रीवियस वीडियोस का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पढ़ा आपको इतना टाइम तक याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसका टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहना चाहिए। पाठ योजना के चरण के बारे में हम बात करें। देखो, ये पाठ योजना जो चीज है ये हमारी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने अलग अलग जितनी पेडागोजी पढ़ रखी हैं, चाहे हमने हिंदी की पढ़ी हो, गणित की पढ़ी हो, सब्जेक्ट वाइज जितनी पढ़ी है, हर जगह पाठ योजना तो आती ही आती है और हम इसे हर बार पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हो सकता है इसमें कुछ नया मिल जाए जो प्रीवियस वीडियोज में नहीं आ पाया, प्रीवियस यूनिट्स में नहीं आ पाया है, हमें कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलेगा और साथ के साथ एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। पाठ योजना क्या है, लेसन प्लानिंग किस तरह से चलती है। देखो, यहाँ पर उन्होंने दे दिए पाठ योजना के 3 चरण। सबसे पहला चरण होता है पाठ से पूर्व की तैयारी। जब आप पाठ क्लास में पढ़ा रहे हो उससे पहले जो आप तैयारी करते हो वो, इसमें लक्ष्य निश्चित है, आप लक्ष्य का निर्धारण करोगे, विषय वस्तु को सूचीबद्ध करोगे, विधि निश्चित है, आप कौन सी मेथड का यूज करने वाले हो पढ़ाने के लिए, और विद्यार्थी का प्रवेश स्तर निश्चित है। आपके पास ये, आपको ये पता है, आपके पास इसकी जानकारी है कि जिन बच्चों को सामने आप पढ़ाने वाले हो उन बच्चों का स्तर किस लेवल का है। आगे हम बात करें इसी में चरण 2 के बारे में, तो सेकंड स्टेज में आएगा पाठ्य योजना और कार्यान्वयन। इसमें आप अपनी पाठ्य योजना को एग्जीक्यूट कर रहे हो। इसमें क्या होगा, इकाई का शीर्षक दिया रहेगा, लक्ष्य निर्धारित होंगे, उद्देश्य निर्धारित होगा, मूल आधार तैयार होगा कि आपका मूल आधार क्या है इस पाठ को लेकर, विषय वस्तु पुनरावलोकित होगी, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, मूल्यांकन प्रक्रियाएं भी इसी के अंदर आ जाएंगी और सामग्रियां प्रयुक्त हैं, कौन कौन सामग्री का इसमें हम यूज करने वाले हैं वो भी हमारा पाठ्य योजना और कार्यान्वयन में आ जाएगा। फिर स्टेज होती है अध्याय के पश्चात की गतिविधि। अध्याय के पश्चात की गतिविधि में मूल्यांकन करना, दोहराना, योजना करना शामिल है। मूल्यांकन करना, दोहराना और योजना करना यानी प्लानिंग करना इसमें शामिल हो जाएगा। प्लानिंग करना मतलब कि अगर कहीं कमी रह जाती है तो फिर हमें उसे किस तरह से उसकी पूर्ति करना है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। मूलभूत कुछ गतिविधियां हैं, गतिविधियां में सम्मिलित होती है। शारीरिक शिक्षा पाठ 3 मूलभूत गतिविधियों के सम्मेलन से नियोजित होता है। अब हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा के बारे में, तो ये इसके लिए 3 गतिविधि दी गई। सबसे पहले उत्साह बढ़ाना। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। ये औपचारिक शिक्षण से पहले शरीर को भार प्रदर्शाने के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। देखिए, उत्साह बढ़ाना ऐसा है कि जब कुछ लोग, जैसे जब रनर्स होते हैं, रनर्स ऐसे नहीं होते कि शांत बैठे रहते और एकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे पहले छोटी मोटी एक्टिविटी, छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी सारी मसल्स वगैरह हैं वो फ्री हो जाएं और थोड़ा सा वार्म अप, जिसे हम बोलते हैं वार्म अप करना, तो वार्म अप करते हैं। आपने देखा होगा प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेयर्स भी सबसे पहले क्या करते हैं, अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो डायरेक्ट फुटबॉल खेलना शुरू नहीं करते, वो पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे। तो वही है हमारा उत्साह बढ़ाने से रिलेटेड, सबसे पहले हम उसको वार्म अप करेंगे। इसके बाद औपचारिक गतिविधियां। अब वार्म अप हो गया, अब औपचारिक गतिविधियां चलेंगी। जो भी एक्टिविटीज हमने उसमें इंक्लूड कर रखी हैं, ये उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जो इस प्रकार है। आधारभूत मौलिक कौशल और खेलों के नियम। शिक्षक एक समय पर एक कौशल को चुन सकता है और अपेक्षा के अनुरूप समूह में उन्हें प्रशिक्षित कर सकता है। तो कुछ बेसिक स्किल्स इसके अंदर आ जाएंगी और कुछ गेम्स इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता है हमारा मनोरंजनात्मक गतिविधि। ये कुछ ऐसी गतिविधि है, ये प्रशिक्षण के पश्चात शांत होने को शामिल करता है। मतलब बच्चों की एक्टिविटी होगी, बच्चे थक गए हैं, तो अब उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप मनोरंजनात्मक गतिविधियां दे सकते हो। यह शरीर के तापमान और हृदय श्वसन दर को क्रमशः नीचे लाने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को मुक्त रूप से खेलने देते हैं ताकि वे स्वाभाविक कौशलों को विकसित करते हैं। तो ये 3 प्रकार हुए गतिविधियों के। पाठ योजनाओं के सिद्धांत के बारे में बात करें तो पहला वही होता है उत्साह बढ़ाना, जो हमने अभी पढ़ा। उत्साह बढ़ाना मतलब गतिविधि को शुरू करने से पहले
उत्साह कराना। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो तो मैथ्स टीचिंग से पहले आप कुछ एक्टिविटी के थ्रू उन्हें समझा सकते हो, तो बच्चों को आगे फिर चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आप मान लो क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं यानी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हो, तो उससे पहले कुछ एक्टिविटी के माध्यम से आप क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ये जो चीज़ें हैं इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर बाद में बच्चों को इसके फॉर्मूले करने या फिर इसके जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उनको करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पर हम शारीरिक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बच्चों को पहले छोटी मोटी एक्टिविटी करा दो, ठीक है। अगर मान लो बच्चे कुछ बिना कुछ करे, कोई बच्चा शांत बैठा और एकदम दौड़ना शुरू करता है, तो हो सकता है कोई किसी मांसपेशी या कोई सी मसल उसकी खिंच जाए, ठीक है, कहीं पर फ्रैक्चर हो जाए, तो इसलिए। फिर आता है सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि बच्चे के हर एक अंगों का अभ्यास हो जाए, हर एक अंग का यूज हो जाए वहां पर, ठीक है। सभी बड़ी और छोटी मांसपेशियों, भुजाओं, पैरों, गर्दन, धड़ के लिए विभिन्न व्यायामों को प्रयोग में लाया जाता है। इसके माध्यम से संतुलन, दक्षता, ताकत, समन्वय, गति विकसित किए जाते हैं। तो बॉडी, जो पूरी बॉडी, ऐसा नहीं कि आप ऐसी एक्टिविटी करा रहे हो सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज हो रही है या सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज हो रही है या फिर सिर्फ कमर की एक्सरसाइज हो रही है। आपको ऐसी गतिविधि कराना है कि बच्चे के सिर से लेकर पैर तक के हर एक अंग की एक्सरसाइज उससे हो जाए। आयु और लिंग, जो गतिविधियां हैं वे आयु और लिंग के अनुसार होना चाहिए। कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो लड़कों और लड़कियों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक, और आयु के हिसाब से भी होते हैं कुछ। प्रगति, एक पाठ के प्रारंभ में अचानक कठिन व्यायामों का निष्पादन करना एक विद्यार्थी के लिए असंभव है। पहले आप इजी इजी कराओ, उसके बाद धीरे धीरे कठिन पर लेकर आओ। व्यायाम की पुनरावृत्ति कराओ, क्योंकि एक बार करने से तो काम होगा नहीं कि आपने मान लो कोई योग है, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे व्यायाम होते हैं, एक दिन कर लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होता है। अगर कोई अच्छा रनर बन रहा है तो अच्छा रनर ऐसा नहीं कि एक दिन दौड़ा और उसी से बन गया, वो डेली उसकी प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस करते करते वह एक अच्छा धावक बन जाता है। आगे आते हैं पाठ की निरंतरता। जब आप कोई काम आपने शुरू कर दिया तो उसको निरंतर रूप से बनाए रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी ये वीडियोस अगर हम बात करें तो शायद 506 या 507 नंबर की वीडियो है, मुझे एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर याद नहीं है। नंबर मुझे उसी टाइम पे याद आता है जब मैं थंबनेल लगा रहा होता हूँ। तो ये क्या है, ये निरंतरता है। हालांकि बीच में डिसकंटिन्यूटी आई थी एक दो दिन की, कुछ फेस्टिवल की वजह से, कुछ एक बार जो लैपटॉप में इशू हो गया था उस वजह से फिर मैं यहाँ दूसरी जगह भी शिफ्ट होकर रह रहा हूँ, तो इस वजह से कई बार डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दो दिन छूटा तो फिर आपने उसे छोड़ ही दिया। आपको दोबारा से उस चीज़ को ट्रैक पर लेकर आना है, ठीक है। यही काम आपको आपकी स्टडी के साथ करना है। हम क्या करते हैं, हम स्टडी करना शुरू कर रहे होते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, लगभग 8-10 दिन पढ़ रहे हैं। 8-10 दिन के बाद अचानक कुछ काम आ गए जिस वजह से हमारी स्टडी 2 से 3 दिन डिस्टर्ब हो गई। अब वो 2 से 3 दिन डिस्टर्ब होने के बाद चौथे दिन हमें फिर से उसी एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट करना है, ना कि हम उसे पूरा का पूरा छोड़ ही दें फिर, क्या ना, अपन से तो होगा ही नहीं। लचीला बनाना, कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ करता हुआ दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जितना गर्दन आपकी हिल रही है उतनी ही हिलाओ, धीरे धीरे और हिलने लगेगी। जब आप कोई मान लो हाथ पे कमर के कोई व्यायाम कर रहे हो तो आप आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हो तो ज़बरदस्ती ना झुको, ठीक है, उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और लिखा है, व्यायाम के पश्चात शरीर को सामान्य स्थिति में लाया जाता है, लेकिन सहायसा नहीं मतलब एक जबरदस्ती नहीं लाया जाता, बल्कि कोमल व्यायामों के द्वारा लाया जाता है। अंगों को हिलाने, तानने, सिर को घुमाने, लंबे श्वसन जैसे व्यायाम, अधिक व्यायाम इस उद्देश्य के लिए अच्छे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज हो गई, मान लो कोई काम हो गया, अब आप उसको बोल सकते हो कि चलो अब थोड़ा धीरे धीरे हाथ पैरों को हिला लो, गहरी गहरी सांस ले लो, क्योंकि जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आप के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसकी पूर्ति के लिए। यहाँ पर कुछ विधियों के बारे में बात की गई। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ। अभी देखिए कई लोग बोलते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी। तो अभी अगर आप देखोगे तो NIOS में हमने लगभग सारी मेथड कवर कर ली। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक यहाँ पर यूनिट दी हुई हो, उसी यूनिट में सारी मेथड्स दी हुई हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिट्स आती जा रही हैं और किसी यूनिट में कोई मेथड आ जाती है, किसी में कोई आ जाती है। अब इस यूनिट में भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको इंक्लूड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदेश विधि यानी कि कमांड मेथड के बारे में। इस शिक्षण विधि में अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः शिक्षक द्वारा प्रभावी होती है। शिक्षक की भूमिका बहुत व्यापक है और विद्यार्थी की भूमिका केवल आज्ञा पालन तक
सीमित है। तो हम ये कह सकते हैं आदेश विधि में टीचर आदेश दे रहा होता है और विद्यार्थी उसका पालन कर रहा होता है, तो विद्यार्थी की भूमिका यहाँ पर ना के बराबर हो गई। ये स्थिति, ये विधि ड्रिल, मार्च, स्थिति ड्रिल जैसे डंबल, हुप, पेंडल्स, पोल समूह, इन सभी में होती है। अब इसकी अच्छाई क्या क्या है? ये बच्चों के निष्पादन में उच्च डिग्री की समानता सुनिश्चित करती है, मतलब कि हर बच्चा अच्छे तरीके से निष्पादन कर रहा होता है। इस विधि में स्वस्थता, गति कौशलों के विकास के संबंध में इच्छित परिणामों को अन्य विधियों की तुलना में अधिक तेजी से प्राप्त किया जाता है। जो इच्छित परिणाम है, जो टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा इस तरह से परफॉर्म करे, इन परिणामों को बहुत आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि में शिक्षक के लिए पूर्ण ज्ञान आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है टीचर को पूरा उसका नॉलेज हो, क्योंकि टीचर तो सिर्फ आदेश देगा, करना तो बच्चों को है। इस विधि में अप्रत्याशित प्रश्नों और उत्तरों की छोटी सी संभावना होती है। आदेश विधि का प्रयोग हर कक्षा में अनुशासन और आज्ञा पालन की उच्चतम समझ बनाए रखने के लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर कमांड दे रहा है, बच्चे चुपचाप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिसिप्लिन मेन इंपॉर्टेंट है। बुराइयां क्या है? ये एक अरुचिकर विधि, क्योंकि बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं, ये उबाऊशैली है, व्यक्तिगत जरूरतों और अंतरों के प्रति असंवेदी है, यानी कि किस बच्चे की क्या जरूरत है। भाई आप बच्चे को कमांड तो दे रहे हो सकता है 10 में से 2 बच्चे ऐसे हो जो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उनमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये उस पर ध्यान नहीं देती। इन्होंने तो बोल दिया कि भैया हमने तो कमांड दे दी, अब तो करो। इस विधि में सृजनात्मकता और व्यक्तिगता उन्नति नहीं करती है। यह विधि सृजनात्मकता और व्यक्तिगता उन्नति नहीं करती। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध औपचारिक रहते हैं, यानी कि टीचर और बच्चे फॉर्मल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, नियम कानूनों में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भाई अपनी आदेश विधि यानी कि कमांड मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं निरूपण विधि, जिसे हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। निरूपण विधि अनुकरण के द्वारा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, यानी बच्चे टीचर का अनुकरण कर रहे हैं और उसके माध्यम से सीख रहे हैं। यह गतिविधि एक कौशल का एक आदर्श निरूपण मानसिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और इसके अभ्यास के लिए एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करता है। आगे हम बात करें इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, तो यह गतिविधि का निरूपण एक प्रतिमान के रूप में प्रयुक्त होता है। यह निरूपण कौशल का एक मानसिक प्रतिबिंब बनाने में छात्रों की सहायता करता है, यानी जो भी स्किल है बच्चे उसका एक मैप बना लेंगे, माइंड में इमेज बना लेंगे। ये गतिविधि या कौशल की स्पष्ट तस्वीर संचारित करने का सबसे सामान्य और प्रभावी साधन है। निरूपण विद्यार्थियों के समक्ष निष्पादन के लिए एक मानक निर्धारित करता है। मानक मतलब कि ये बता देता है निरूपण कि आपको इस तरह से करना है, क्योंकि बच्चे अनुकरण कर रहे हैं ना, तो बच्चों को पता हो जाएगा कि मुझे इस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करना है। मान लो सामने एक व्यक्ति है जिसने करके बता दिया, अब बच्चों को पता है कि मुझे इसके हिसाब से चीज़ों को करना है। बुराइयां क्या है? ये एक खराब तरह से किया गया निरूपण गलत गति कौशल को विकास दे सकता है। मान लो बच्चे जिसका अनुकरण कर रहे हैं वही व्यक्ति गलत तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चे भी उसे गलत ही सीख लेंगे। इसके निश्चित कौशलों का निष्पादन करने की सीमा है, जैसे ऊंची कूद में शरीर की स्थिति या जिम्नास्टिक में समरसाल्ट की स्थिति आदि। ठीक है, इसी कुछ एक्टिविटीज है, मतलब ऊंची कूद में शरीर की स्थिति, इससे आप अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज थोड़ी फास्ट होती हैं, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। संपूर्ण खंड संपूर्ण विधि, होल पार्ट होल मेथड। देखिए जैसे नाम में समझ में आ रहा है होल पार्ट होल मेथड, पहले आप पूरे को देखो, फिर उसे भागों में तोड़ दो, फिर आप पूरा करो। ठीक है, कोई आपको स्किल सीखना है, मान लो जैसे बैक फ्लिप वगैरह होता है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे उस पर क्या होता है वो इंस्टाग्राम रील पर देख देख कर मोटिवेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ है। उल्टा मतलब जो गलत चीज़ें हैं, जो जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं इंस्टाग्राम रील वगैरह पर, उनको ना सीख कर अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी सीख रहे हैं तो वो अच्छा है। तो इस विधि में क्या होता है, तकनीकी कौशल निरूपण एवं वर्णन के द्वारा सृजन के क्रम में विद्यार्थियों को संपूर्णता से प्राप्त किया जाता है। तकनीकी कौशल के बारे में एक रफ प्रतिबिंब विकसित किया जाता है, विद्यार्थी उसी तरह सीखते हैं। फिर कौशलों को विभिन्न भागों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक रूप से पढ़ा और सीखा जाता है। कोई भी एक एक्टिविटी है, मान लो इस तरह की एक्टिविटी है, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले तो इसको देख लेंगे कि आखिर ये काम कैसे कैसे होने वाला है, तो बच्चे ने उसको पूरा समझ लिया। अब उसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करेगा, पहले ये वाला पार्ट सीख लेगा, फिर ये वाला पार्ट सीख लेगा और फिर ये वाला पार्ट सीख लेगा, और बाद में फिर इन तीनों पार्टों को एक साथ परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये विधि काम करती है, होल पार्ट होल मेथड। इसकी अच्छाई क्या है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षण में ये विधि
सभी में सर्वोत्तम मानी जाती है। विशेषता सबसे कठिन तकनीकी कौशलों को सीखने में जो सबसे ज़्यादा कठिन तकनीकी कौशल हैं, जैसे हम जिम्नास्टिक की ही बात कर लें तो उसके लिए ये प्रभावी विधि है। पहले बच्चों को सिर्फ दौड़ना सिखाएंगे, फिर बच्चों को सिर्फ अपनी जगह पर कूदना सिखाएंगे, फिर बच्चों को सिर्फ पलटना सिखाएंगे, फिर एकदम से फिर दौड़ना कूदना पलटना सब कुछ सिखा देंगे। तकनीक पर निपुणता पाने में यह विधि मार्मिक भूमिका निभाती है। विभिन्न और कठिन परिस्थितियों में गति कार्यान्वयन में स्थितिकरण में ये छात्रों की सहायता करती है। कठिन परिस्थितियों में गति कार्यान्वयन मतलब कि बच्चों को कुछ ऐसी इस तरह से गति करना है जो बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे हम वेग फ्लिप का ही ले लेते हैं, क्योंकि आप चलते चलते घूम कर कूद रहे हो तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो बच्चों को ये सहायता करती है सीखने में। कमियां क्या है? छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वे जटिल कौशलों में पूर्णता नहीं चाहते। इस विधि में समय तो अधिक लगता ही है, वो तो है ही। दर्पण विधि, मिरर मेथड, ये अनुकरण विधि का प्रकार है जहां विद्यार्थी दर्पण में अपना प्रतिबिंब महसूस करता है और गतिविधि का निष्पादन करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो डांस क्लासेस चलती हैं, डांस क्लासेस के जो चलती हैं उनमें आगे दर्पण होता है, तो बच्चा अपने आप को देख रहा होता है कि दर्पण में किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छाइयाँ क्या है? इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गतिविधि पर तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें तुरंत पता चल रहा है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ। यह विधि छोटे बच्चों के लिए एक आदर्श विधि है जहां वे अपने शरीर के अंगों को जानते हैं। कमियां क्या हैं? त्रुटि में संशोधन छूट गया है, यानी कि जो बच्चे ने गलती करी उसमें किस तरह से संशोधन करना है ये यहाँ पर छूट जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी यूनिट्स मतलब ये हमारी मेथड्स हो गई कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं आंतरिक एवं बाह्य का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरम्यूरल्स एंड एक्सट्रेम्यूरल। ठीक है, चलो जो अभी लिखा हुआ है। आंतरिक गतिविधियां, आंतरिक गतिविधियां ऐसी प्रतिभाओं से संबंधित है जो उसी संस्था के खिलाड़ियों के बीच आयोजित की जाती है। आंतरिक गतिविधियां मतलब कि एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, इसके जो दो बच्चे हैं इन्हीं के बीच आपस में कंपटीशन हो रहा है, ये हो गई आंतरिक गतिविधि। ठीक है, कारक जो आंतरिक गतिविधि को प्रभावित करेंगे, आपकी संस्था का प्रकार कैसा है, मतलब शासकीय है, अशासकीय है या फिर कोई अलग है, जलवायु किस तरह की है, वहाँ का भूगोल वातावरण कैसा है, सुविधाएं है या नहीं, खेल का मैदान है या नहीं, बच्चों को समय मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों की रुचि की गतिविधियां, जिस तरह की गतिविधियां विद्यार्थी चाहते हैं वो है या नहीं, अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय है या नहीं, मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं। बाह्य गतिविधियां, बाह्य गतिविधियों में क्या हो जाएगा, एक स्कूल आपका ये हो गया और एक स्कूल आपका ये हो गया। एक बंदा आया, एक बच्चा आया इस स्कूल से और एक बच्चा आया इस स्कूल से, अब इन दोनों के बीच में चल रहा है कंपटीशन, तो ये हो जाती है बाह्य गतिविधि, दो अलग अलग संस्थानों के खिलाड़ियों के बीच में होती हैं। सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे विद्यालय सभा चाइल्ड असेंबली आपके साथ कक्षाओं में होती होगी, जब आप छोटे हो तो आपने सुना होगा। विद्यालय की सभाएं प्रारंभिक विद्यालय की जनसंख्या के बड़े खंड को एक साथ सूचना साझा करने के लिए आयोजित की जाती हैं, मतलब स्कूल असेंबली लगाई जाती है, यहाँ पर सारे बच्चे बैठे होते हैं और सारे बच्चों को एक साथ ही इंफॉर्मेशन बता दी जाती है। जो महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं के लिए एक मुखाभिमुख स्थान प्रदान करता है तथा विद्यालय के अंदर समुदाय की एक साझा को, एक समझ को पोषित करता है। तो कुल मिलाकर यही हो गया कि जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना होता था तो स्कूल वाले चाइल्ड असेंबली या स्कूल असेंबली हॉल में हम लोग जाते थे, वहाँ पर बैठते थे और फिर स्टेज से टीचर हमें बताता था। कोई जैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो या कोई विद्यालय में आ रहा हो या फिर कोई भी बात बताना हो। इसके बाद आता है मार्च पास्ट। मार्च पास्ट एक परेड या लोगों का एक जुलूस है जो प्रायः एक गली में अक्सर परिधान और मार्चिंग बैंड के साथ बांसुरी कर गई बड़े गुब्बारों के साथ आयोजित किया जाता है। देखिए ये आ सकता है, यहाँ पर क्या करेंगे कि आगे एक ब्लैंक छोड़ देंगे और बोल देंगे कि क्या है, ये 2 लाइन लिख देंगे, ऑप्शंस में दे देंगे ये मार्च पास्ट है क्या और कुछ है, रैली है, क्या है। ठीक है, परेड बहुत से कारणों के लिए आयोजित की जाती है, किंतु कुछ प्रकार के उत्सवों पर भी ये उत्सव प्राय आयोजित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई स्कूल वाले हैं जो स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर मार्च परेड निकालते हैं। ठीक है, खेल दिवस इवेंट है जिसका आयोजन अधिकांश विद्यालयों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोग प्रतिभागी खेल गतिविधियों में पुरस्कार या ट्रॉफी जीतने के उद्देश्य से भाग लेते हैं। वे प्रायः शरद या बसंत ऋतु में आयोजित होते हैं, जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि जब जैसे हम अदर की बात कर लें, हम जैसे मिडिल इंडिया की बात कर लें या फिर साउथ इंडिया की बात कर लें,
तो यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि दिसंबर, जनवरी फरवरी के बीच में इनको आयोजित किया जाता है, या फिर इनको फिर अगस्त सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। व्यायाम प्राथमिक और मध्य विद्यालय में इनका महत्व विश्व में मुख्यतः 2 कारणों से स्वीकृत किया गया है। व्यायाम का महत्व 2 कारण हैं जिस वजह से इसे स्वीकार किया गया। पहला, वे सबसे किफायती व्यायाम है जिसमें बहुत कम उपकरण अपेक्षित हैं, और दूसरा, इनका महान निरूपणात्मक मूल्य जब बच्चों को समूह में किए जाते हैं तो आंखों को तृप्त कर देते हैं। जब मतलब बच्चों द्वारा समूह में करते हैं तो देखने में काफी अच्छे लगते हैं, और इसमें कुछ उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको बस बच्चा चाहिए और उसके हाथ पैर होना चाहिए, बस व्यायाम कर लेगा। व्यायाम शिक्षण के कुछ सिद्धांत है यहाँ पर। पहला ये लिखा है, निरूपण यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन तकनीक को विस्तार करना, क्योंकि व्यायाम बच्चे देखकर ही सही से सीख पाएंगे, सिर्फ बताने से या थियोरेटिकल नॉलेज से बच्चे व्यायाम का निष्पादन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। व्यायाम की क्रियाविधि में क्रम की बेहतर समझ के लिए विद्यार्थियों को उनके नाम की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, मतलब कौन सा व्यायाम आप कब करोगे, किसके बाद कौन सा व्यायाम आपको करना है। निरूपण के पश्चात विविध स्थितियों के एक खंड के निरूपण के साथ व्यायाम का वर्णन करता है, सुनिश्चित करता है कि वर्णन बहुत लंबा नहीं बल्कि छोटा, स्पष्ट, सटीक हो। देखो, आप विभिन्न स्थिति के लिए क्या करते हो, आप बता सकते हो बच्चों को कि आपको इस स्थिति को ऐसे करना है, ऐसे हाथ जाना है, ऐसे आपके पैर जाएंगे, सांस ऐसे लेना है। तो ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा छोटा और स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। दाम बात बच्चे वैसे ही भूल जाएंगे। जब आप विद्यार्थियों को व्यायाम का निष्पादन करने को कहते हो तो उनमें संशोधन करें। विद्यार्थी जब गलती करें तो विद्यार्थी तक जाने की अपेक्षा कक्षा से कुछ दूरी पर एक उपयुक्त स्थान से संशोधनों के निर्देश दें। आप मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर देखते जा रहे हो और आप बताते जा रहे हो कि इसे इस तरह से परफॉर्म करना है, तो जो भी बच्चा गलत कर रहा होगा वो उसे देखकर सीख जाएगा। फिर आता है संशोधन करते समय जितना वांछनीय हो उससे अधिक लंबे समय तक बच्चों को एक स्थिति में ना रोकें। मीन्स जब आप बच्चों को कोई भी एक व्यायाम करा रहे हो तो एक ही पोजीशन पर उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोकना है हमें, क्योंकि अगर एक ही स्थिति पर ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे तो नेक्स्ट स्टेप करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यदि कक्षा बड़ी है तो निरूपण और कार्यवेक्षक के लिए छात्र नेताओं की सेवा का उपयोग करते हैं। छात्र नेता मीन्स जो बच्चों के लीडर्स होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि हेड बॉय हेड गर्ल्स होती हैं कुछ स्कूलों में। कि मान लो एक क्लास है 10th क्लास, तो 10th क्लास में बॉयज़ को संभालने के लिए एक हेड बॉय बना दिया जाएगा और गर्ल्स के लिए एक हेड गर्ल बना दी जाएगी, जो उस पूरी क्लास पूरी क्लास के बॉयज़ को देखेगा और गर्ल पूरी क्लास की गर्ल्स को देखेगी। तो उनसे हेल्प ले सकते हैं वो। जब विद्यार्थी व्यायाम का निष्पादन अनुकूल या वार्मिंग अप के रूप में करते हैं तो अनौपचारिक तकनीकों का यूज करें। जब हम सिर्फ वार्म अप के लिए व्यायाम करा रहे हैं तो हमें वहाँ पर कुछ नियम कानून के साथ नहीं कराना, हमें ऐसे व्यायाम देना जो नॉर्मली ही हो जाते हैं। गति संचालनों में एक रूपता के लिए व्यायाम की श्रेणी के अभ्यास की गणना की औपचारिक विधि का प्रयोग करें, बिना इसके इस उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव होगा। जब आप व्यायाम की एक श्रेणी का अभ्यास करा रहे हो, मतलब आप एक सीक्वेंस में व्यायाम करा रहे हो, तो वहाँ पर आपको औपचारिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, वार्म अप के लिए आपको अनौपचारिक विधि से चलना है, और जब आप एक्टिविटी करा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपको औपचारिक विधि का यूज करना है। शिक्षक और समावेशन, समावेशी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षकों के पूर्व आधारभूत चिंतन के बारे में यहाँ पर कुछ बात की गई है। विवेचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान करता हो, क्योंकि वे सार्थक समावेशी शिक्षक गतिविधि प्रदान करने के लिए ज्ञान कौशल को विकसित करते। टीचर को यहाँ पर एक विवेचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान करता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर पा रहा तो टीचर को उसे की हेल्प करना चाहिए, और कहीं कभी किसी बच्चे को ज़्यादा ही समस्या आ रही है तो उसे विचार करना चाहिए आखिर यहाँ पर समस्या कहाँ पे आ रही है। 4 प्रमुख विषय क्षेत्रों, गति संचालन कौशलों और खेल, खेल का प्रारूप, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्यता और साहस तथा भारी मनोरंजन के लिए व्यक्तिगत शारीरिक गतिविधि कार्यक्रमों को तैयार करें और योजना बनाएं। विविध योग्यताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साथियों की सकारात्मक मनोवृत्तियों को पोषित करने, तांबे की शारीरिक गतिविधि पर केंद्रित समर्थन प्रयासों को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का विकास करें। आपको इस तरह से काम करना है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित हों। योग्यता, बच्चे अपनी एबिलिटी को पहचाने, उसको उनके प्रति जागरूक हों।
समावेशी कार्यक्रम के साथ संबंध बाधाओं को पराजित करें। जब समावेशी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें हर तरह का बच्चा इंक्लूड है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। हमें उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना कि यार ये प्रॉब्लम तो ऐसी ही रहने वाली। हमें कोशिश करना है कि हम कैसे उससे आगे आ सकते हैं, उससे ओवरकम कर सकते हैं। समावेशी अभ्यासों का अनुप्रयोग, तो कुछ यहाँ पर बात दी गई है कि समावेशी अभ्यासों को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करें गति संचालन कौशल और संकल्पनाओं के बारे में। तो गति संचालन कौशलों और संकल्पनाओं का पुनरावलोकन। आप पहले ही ऑब्जर्व कर लो कि इस तरह की समस्या वहां पर आ सकती हैं। कार्य तत्वों का पूरे अपेक्षित ज्ञान, आपने पहले ही अपेक्षाएं लेकर रखी हैं कि इससे ये समस्या हो सकती है, या फिर आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं। गति संचालन सामर्थ्यों में विवेचनात्मक तत्व और विभिन्नताएं। मौलिक गति संचालन कौशलों और संकल्पनाओं का परिष्कार। आगे स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्यता और अनुकूलन, इसमें आ जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य क्या हैं, कार्यकर्ताओं के लिए क्या निहितार्थ हैं, प्रशिक्षण सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, स्वस्थता के घटकों और समावेशी कार्यक्रमों के लिए रणनीतियां, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां। साहस और बाह्य कार्यक्रम में परिभाषित बाह्य गतिविधियां आ जाएंगी, परिभाषित गतिविधियों के लिए रूपांतरण, पाठ्यक्रम की चुनौतियां, और फिर लास्ट में समावेशी खेल। तो ये कुछ अनुप्रयोग होगा इसके। सलाहकार के रूप में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका सलाहकार के रूप में भी होती है। यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे ADHD हो गया, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। ये कुछ डिसऑर्डर हैं जो बच्चों में हो सकते हैं, तो आपको उनकी पहचान करना आना चाहिए। अपनी स्वयं की प्रतिभा की संपन्नता को जांचें। एक सलाहकार के रूप में आपको इस तरह से बच्चों के साथ बात करना है, या इस तरह से उनके साथ काम करना है, या उनकी मदद करना है कि बच्चे अपनी प्रतिभा को जान सकें कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है। प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षणों को एक मजबूत सैद्धांतिक आधार और ज्ञान, नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। परामर्श के उपागम में सृजनात्मक हो। आपको जब बच्चों को परामर्श देना है, सलाह देना है, तो आपको हर बच्चों को एक जैसी सलाह ही नहीं देना जो पहले से चली आ रही हो। आपको इसमें सृजनात्मकता लाना, यानी कि ओरिजिनलिटी लेकर आना है कि हर बच्चे के लिए अलग तरह से आप परामर्श दो उसकी जरूरतों के अनुसार से। याद रखें कि प्रतिभाशाली बच्चों में अपवादिक योग्यताएं होती हैं। ये हम जानते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें कुछ अलग तरह की योग्यताएं होती हैं। हमें उन्हें पहचानना है और उनको समृद्ध करने का प्रयास करना है। सहायता के लिए कहें, प्रतिभाशाली बच्चे प्रायः विपथगामी व्यवहार का निरूपण करते हैं। कई बार होता यह है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है। सलाहकार के रूप में हमें उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना है। एक अधिवक्ता बने, अपने आप होना। प्रतिभाशाली बच्चे संबंधों में विश्वसनीय चाहते हैं, वे आविष्कार शिक्षण विधियों के माध्यम से ही सीखते हैं। मीन्स वे चाहते हैं कि मैं खुद ही सीख जाऊं, खुद करके ही सीख जाऊं। परामर्श प्रक्रियाओं को संबोधित किए जाने वाले कुछ सार्थक मुद्दे। पहला, प्रतिभा संपन्नता को पहचानना, प्रतिभा संपन्नता से इनकार करना। बहुत से बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे व्यथित होते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता और प्रतिभा सम्मान की स्वीकृति का अभाव होता है। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर किसी तरह की प्रतिभा है। विचलन से जूझना, कई बार उनकी होता यह है कि प्रतिभा संपन्न का अस्तित्व खंडों में हो सकता है, इससे इनकार करें क्योंकि विपथगामी व्यवहार होना सदा एक स्वीकृत गुण नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलत काम में बहुत आगे है तो वह भी प्रतिभाशाली है, क्योंकि वह उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बच्चों के व्यवहार में विचलन सामाजिक एवं संवेदनात्मक समस्याओं के संपूर्ण आयोजन का नेतृत्व कर सकता है। बच्चों को उनके विचलन के प्रति सजग करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। आप बताओ कि आप अपने रास्ते से भटक चुके हो या आप विचलित हो रहे हो, तो आप उन्हें फिर सही रास्ते पर ला सकते हो। पारिवारिक मुद्दे आ जाएंगे, कमियों का सामना करना, ये सारी चीजें इसमें अंदर आ जाएंगी। सुसाधक के रूप में शिक्षक की भूमिका। प्रक्रिया जो सुसाधक के रूप में शिक्षक को समझनी चाहिए वह कौन कौन सी है। विद्यार्थियों को मूल्यांकित करना, अधिगम की योजना बनाना, योजना को लागू करना और प्रक्रिया को मूल्यांकित करना। ठीक, तो सुसाधक के रूप में शिक्षक की भूमिका हो गई। हमने यहाँ पर दो चीजें देखी हैं, सलाहकार के रूप में शिक्षक की भूमिका और सुसाधक के रूप में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, इसका सारांश आ गया। सारांश चलो इसका छोड़िए, जिनके सारांश आप एक बार हर यूनिट का पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किसी यूनिट के सारांश में आपको कोई चीज
अलग से मिल जाए, तो उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट हमारी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट एंड कुछ PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।